सैंडाओ हाईवाई समूह के बाकी सदस्यों को खत्म करने के लिए, जो अब भी नीचे रहने से इनकार कर रहे थे, उनमें से एक उछल पड़ा और हॉनियन पर हमला करने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया। लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करके मरना चाहते थे? उस समय हॉनियन बहुत गुस्से में था। वह जोर से गुर्राया और चिल्लाया, जनरल को छुओ, झंडा पकड़ो, बांस को चीरने जैसा रुख। बस एक मुस्कान से वह यानजाओ को जीत लेगा। फिर उसने सीधा रुख उस कृतघ्न आदमी पर थोप दिया जिसने हॉनियन के पूरे वार को झेला। एक और आदमी झांग मिंगक्सिया की शक्तिशाली ऊर्जा से बंधा हुआ था। वह चीख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे भागे, जबकि झांग मिंगक्सिया उसे कसकर बांधने के लिए लगातार बल लगा रहा था। चाहे तुम कितना भी विरोध करो, तुम मेरी पकड़ से बाहर नहीं निकल पाओगे। इधर डिंग शुक्वान और नांगोंग येन की संयुक्त शक्ति ने एक और आदमी को सताया, जिसमें हाइमो जिक्स्यू जू केजियान के साथ मिलकर इस बदकिस्मत आदमी को टुकड़े टुकड़े कर रहा था। अपने साथियों के बीच भारी नुकसान झेलते हुए जू बैतियान गुस्से में था और अनिच्छुक था। उसने पलटवार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। सुतियान शियान ने हर चीज को चकमा दिया और उसका मजाक भी उड़ाया। उसे कमजोर छोटा भाई कहा। उसी पल सुतियान शियान ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, खुद को कई सुतियान शियानों में बदल लिया। सभी एक ही लक्ष्य की ओर दौड़ पड़े। जू बैतियान। लड़की बिल्कुल निश्चिंत थी। जू बैतियान पर ऐसे हमला कर रही थी मानो किसी युवक के साथ छेड़खानी कर रही हो। बेशर्मी से उसे कसकर गले लगा रही थी। उसे इतना दर्द दे रही थी कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि जू बैतियान की तारीफ भी कर रही थी कि वह खूबसूरत और जोशीली उग्र ऊर्जा वाला है। लगातार हमले के बीच जू बैतियन की पूंछ का घाव उसकी गर्दन के चारों ओर कसता गया और खून से सना बलगम लगातार बहता रहा। सुतियान शियान एक परी की तरह कोमल थी, लेकिन उसकी पूंछ का उस पर हमला बिल्कुल भी कोमल नहीं था। उसने यहाँ तक कहा कि इस तरह मरना उसके लिए उचित ही था। सुतियान शियान की मधुरता के विपरीत फेंग वूजी निर्णायक था। उसकी तलवारबाजी ने मधुरता और तेजी से ओयांगी को पार कर लिया, जिससे वह निश्चल और अवाक रह गई। फिर एक अंतिम टिप्पणी सुनाई दी, वह एक राक्षस है। इसके बाद वूशी ने कोई ध्यान नहीं दिया और साहसपूर्वक सभी को तुरंत इकट्ठा होने और गुप्त क्षेत्र छोड़ने का आदेश दिया। जियाओ चान जल्दी से गद्दार के शरीर में वापस चला गया। सबसे पहले उन्हें नायक को बचाना था। फेंग वूजी ने गद्दार की सहायता करते हुए जोर से शिन्हाई देवांग को यह काम सौंप दिया। फेंग वूजी के इस तत्पर व्यवहार को देखकर हमारे नायक को बहुत राहत मिली और वह मंद मंद मुस्कुराया। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। सांडाओ हाईवाई गिरोह के बुजुर्गों का समूह डर के मारे चीख उठा। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका गुट हार गया है। इस बीच अस्त व्यस्त युद्ध विराम के बीच यानजुन की आवाज तेज हो गई, यह स्वीकार करते हुए कि जिया वास्तव में दुर्जेय है। फिर भी उसने जियांगशियान समूह के पास जाने और उसके करीब जाने की हिम्मत की और विनम्रता से यह सुझाव देने की कोशिश की कि सभी गुप्त क्षेत्र छोड़ दें और अभिमानी आत्माओं को वापस ले जाएं। हालांकि दुर्भाग्य से उसे यह इरादा मंजूर नहीं हुआ। जी लिंक्यू ने तुरंत मना कर दिया और जोर देकर कहा कि अगर कोई प्रतिबंध हटाना चाहता है तो सभी को पहले बाहर निकलना होगा। यानजुन ने अपनी अभिव्यक्ति को कड़ा किया और पूछा, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? यिनवुतु, उसका प्रिय शिष्य और वह बच्चा जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, आज तक यानजुन ने वह उम्मीद पूरी तरह खो दी थी। उसने सबके सामने सिर झुकाया और यिनवुतु के लिए विलाप किया, क्योंकि पहले वह यिनवुतु को अपना बेटा मानता था। वह आदमी जी लिंक्यू पर जोर से चिल्लाया, मानो हर चीज के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहरा रहा हो। उसके सारे दुख जी लिंक्यू और जियांगशियान के समूह के कारण थे। फिर भी जी लिंक्यू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह देखकर कि जी लिंक्यू विरोध नहीं कर रहा है, अब वह एक राक्षसी रूप धारण कर रहा था और इस लड़ाई में अपनी सारी कुंठा निकालने की योजना बना रहा था। यानजुन ने जी लिंक्यू को जियांगशियान को उसे सौंपने के लिए मजबूर किया। अगर वह नहीं माना तो यहाँ और गुप्त क्षेत्र में सभी का नाश हो जाएगा। अब तक सहने के बाद मूल आत्मा ने ज्यू झो को प्रकट होने देने का निश्चय कर लिया था। छोटी बच्ची उसके हाथ की अंगूठी से रेंगकर बाहर आ गई और जी लिंक्यू ने जियाओ झो को उसके सामने यानजुन का अभिवादन करने के लिए भी कहा। छोटे जियाओ झो को देखकर यानजुन थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसका स्वर बहुत ही अप्रिय था। वह पूछ रहा था कि कोई यहाँ एक छोटी बच्ची को क्यों बुला रहा है। ऐसा लग रहा था कि जियाओ झो की प्यारी बातें उसे नरम कर देंगी,
लेकिन वह अभी भी बहुत उग्र था। उसने धमकी भी दी, जल्दी से खंजर निकालो वरना मैं इस बच्ची को मार डालूंगा। बस तुम्हें पता है यही तुम्हारा सबसे अच्छा विकल्प है। ऐसे तनावपूर्ण क्षण में जी लिंक्यू ने जियाओ झो के कान में फुसफुसाया, तुमने सुना है ना, ये व्यक्ति तुम्हारे पिता को मारना चाहता है। अगर ऐसा है तो जियाओ झो तुरंत समझ गया और उसने थोड़ा सिर हिलाया। फिर उसने अपने सामने यानजुन की ओर देखा और अपना स्वर 180 डिग्री बदल दिया, तो मैं उसे खा जाऊंगा। क्षण भर में ही यानजुन अपने सामने जो कुछ देख रहा था उससे अचंभित रह गया। पूरा दृश्य अरबों खरबों झों झिझोंक से भरा हुआ था, जो हिंसक रूप से फूट रहे थे और पूरे शहर में फैल रहे थे, पूरे आकाश को ढक रहे थे। यह भयानक दृश्य देखकर यानजुन को अचानक एहसास हुआ कि जियाओ झो कोई साधारण नहीं था। बच्ची, उसने दृढ़ता से जियाओ झो को झों झिझोंग का म्यू चोंग सी युआन कहा। जी लिंगक्यू ने सहमति में सिर हिलाकर कहा, इससे सहमत हूं। दरअसल उस आदमी के सामने खड़े होकर, जिसके पास अब कोई रास्ता नहीं था, उसने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और अपनी ताकत बढ़ाते हुए ऊंचा उठ गया। जी लिंगक्यू ने शांति से मुड़कर जियाओ झो से कहा कि वह छोटी बच्ची को चोट लगने से बचाने के लिए कहीं और खेलने जाए। इसी क्षण यानजुन जुडियो ब्लेजिंग ड्रैगन में बदल गया, जो एक विशाल ड्रैगन के सिर के साथ धधकते लाल रंग का दिखाई दिया, जो पहले जियाओ झो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। उसका मानना था कि जियाओ झो को पहले मारने से अरबों जहरीले कीड़े बेअसर हो जाएंगे। इस इरादे को समझते हुए जी लिंक्यू ने अपनी स्वर्गीय स्वीकृति वाली कठोर ढाल तकनीक से जवाब दिया। लेकिन यानजुन फिर भी नहीं रुका। उसने सब कुछ बहा ले जाने के लिए वानजियान गुटोंग तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे उसके आसपास के लोगों को भयानक गर्मी सहनी पड़ी। गुकायतियान उत्सर्जित दमनकारी शक्ति के विरुद्ध दृढ़ता से खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने निष्कर्ष निकाला कि यह कुछ ऐसा था जिसमें हस्तक्षेप करना उनकी क्षमता से परे था। जी होंगे ने अपने पूरे शरीर में झुलसती हुई गर्मी महसूस की। उसे कई मीटर पीछे हटना पड़ा और उसने कहा कि उसने पहले कभी अग्नि प्रकार के शासन को इतना शक्तिशाली नहीं देखा था। फिर भी सारा ध्यान जियाओ झो पर चला गया। दोनों बुजुर्ग पुरुष उस लड़की को हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि उसने कुछ ऐसा कहा जिससे वे अवाक रह गए। क्या ये बस एक छोटी सी लौ नहीं थी? क्या यह सचमुच इतनी भयानक थी? यानजुन सचमुच भयानक था। वह आग की मोटी परतों के बीच बेतहाशा चिल्ला रहा था, सभी को मारने की धमकी दे रहा था, उन लोगों को भी जो उसका सम्मान नहीं करते थे। यानजुन द्वारा बुलाई गई आग की लपटों ने तुरंत पूरे स्थान को भर दिया। उसके ठीक सामने जी लिंगक्यू था, जो अभी भी इस भयानक शक्ति का सामना करने के लिए अपनी ताकत जुटा रहा था। उसने एक छिपी हुई आकृति को आगे बढ़कर उसकी मदद करने के लिए कहा। इसके साथ ही बूढ़े जियांग शुआंगा की कुल्हाड़ी तकनीक की रोशनी प्रकट हुई, जिसने यानजुन के उग्र तूफान को रोक दिया। अब यानजुन स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसकी ताकत कम हो गई थी। ऊपर जियांग शुआंगा का काला लबादा लहराता हुआ दिखाई दिया। तभी वह गरिमामय आकृति यानजुन के सामने प्रकट हुई। जियांग शुआंगा ऊपर उड़े और नीचे दृढ़ स्वर में बोले, यह अच्छा नहीं लग रहा है ना? बस 2 चालें चलीं और पहले ही हिल गए। उस परिचित व्यक्ति को देखते ही यानजुन का चेहरा नाराजगी से तमतमा गया। तुम अभी अभी डिगू से लौटे हो? जियांग शुआंगा दृढ़ रहे और जवाब देने के लिए ऊपर देखा। ये सही है, मैं तुम्हें यह दिखाने वापस आया हूं कि आखिर धरती पर क्या है। यानजुन इतना गुस्से में था कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। वह शापित बूढ़ा इस बीच जियांग शुन और उसके साथी गुप्त क्षेत्र से सफलतापूर्वक भाग निकले थे। जब यानजुन को यह पता चला तो वह और भी क्रोधित हो गया। उसने अपनी हथेली में ऊर्जा इकट्ठा की और बेतहाशा चीखने लगा। गद्दार समूह को जाने से रोकने के लिए ऊपर उड़ने की कोशिश करते हुए ग्वांगशेन ने जल्दी से उसे कुल्हाड़ी से रोक दिया। बाहर कई कठिनाइयों के बाद जियाओ ने खुशी से अपने पिता को गले लगा लिया। सभी जल्दी से उनका हालचाल पूछने के लिए उनके पास आए। शायद सबसे ज्यादा चिंतित मास्टर गुकैतियन थे। सभी की चिंता के जवाब में उन्होंने यह कहकर उन्हें आश्वस्त किया कि वह ठीक हैं। गद्दार समूह का सबसे प्यारा बच्चा जियाओ था। लड़की ने साहसपूर्वक बात की और उन्हें दिलासा दिया। चिंता मत करो पिताजी, जब धूल के कीड़े आएंगे तो मैं उन्हें खा जाऊंगा। कुछ ही देर में धूल के कीड़ों का वह झुंड वापस आ गया और यानजुन की त्रासदी का पर्दा उठाने ही वाला था। यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।